चलिए आज बात हम लोग करते हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस चैप्टर के नाम से ही बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग जानते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि लीनियर लाइन से बना है। इसका मतलब है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन कब मिलती है? जबकि वेरिएबल जो होते हैं वो डिग्री 1 होते हैं, तो ये भी चीज़ें हमको पता चल जाती है कि डिग्री 1 होगा। इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इन कोई बात नहीं, ये इंग्लिश का एक वर्ड है, आपको पता ही है। टू, दो वेरिएबल की बात होगी, दो वेरिएबल की बात होगी। वेरिएबल टू वेरी, जो बौखते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है। टू वेरी, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। अब इस पे बस इसी लाइन से लेके, देखिए ये लाइन बहुत कुछ बोलता है, इस लाइन से लेके हम लोग आगे की ओर चलेंगे और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी मैथ्स बाय मलय नीरव और मैं हूँ मलय नीरव। अब सोचने वाली बात क्या है, जरा देखिए कि एक बचपन में हम लोग इस तरह के गेम खेलते थे कि आपका नाम सपोज कीजिए आप एक्स हैं और मैं वाई हूँ, और आपको बोला जाए कि हमारे और आपके, मतलब आपके और मेरे दोनों के पॉकेट में जितने भी पैसे हैं उसको टोटल ऐड करने के बाद 12 होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये x आप हैं, यानी आप, और y मैं हूँ, मैं, ठीक है। आप और मैं दोनों के पॉकेट में जितने पैसे हैं दोनों को ऐड करने के बाद 12 होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता आपके पॉकेट में कितने हैं और मेरे पॉकेट में कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हम दोनों के पॉकेट में जितने भी पैसे हैं दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो वो 12 होगा। मीन्स ये हमें फिक्स है, ये कांस्टेंट हो गई, ये कांस्टेंट है, यानी समेशन जो होगा वो फिक्स है, वो 12 होगा। इज इट क्लियर? और आपके पॉकेट और मेरे पॉकेट दोनों के पैसे मिला के 12 होंगे, ये भी पता हो गया। किसी थर्ड पार्टी के नहीं, कोई तीसरे के नहीं है, हमारी सिस्टर के नहीं, आपके सिस्टर के नहीं, आपके ब्रदर के नहीं, मेरे ब्रदर के नहीं। ओके, अब देखना यह है कि अगर आपके पॉकेट में 2 रुपये हैं तो मेरे पॉकेट में कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 12 हो जाएगा। अगर आपके पॉकेट में 6 रुपीज़ हैं, मेरे भी पॉकेट में 6 होने चाहिए, 12 हो जाएगा। आपके पॉकेट में 3 हैं तो मेरे में 9 होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मुझे कम दे रहे हैं, आप खुद ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप में अगर 9 है तो मुझे 3 तो भी 12 हो जाएगा। आप समझने की बस कोशिश करना कि ऐसा कब तक चलेगा। वैसे ठीक है कि पॉकेट में पैसे माइनस में नहीं जा सकते, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 13 होगा तो भी 12 हो जाएंगे। बट अगर यहाँ पे पैसे नहीं रहते, कुछ और चीज़ें रहते, कुछ इस तरीके की वैल्यू, सिर्फ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली हम अगर देखें, ठीक है, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि पैसे निगेटिव कैसे हो सकते हैं, कर्ज ले लोगे तो निगेटिव सो होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से कितने डिजिट आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, उसके बदले में आपको आपके पॉकेट में जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली मेरे पॉकेट में इस तरीके की नंबर्स आ जाएंगे जिससे कि टोटल सम 12 होगा। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, यानी आपके पॉकेट के पैसे जो हैं वो वेरिएबल हैं और मेरे भी पॉकेट के पैसे जो हैं वो वेरिएबल हैं। कांस्टेंट क्या है? जब हम तुम मिल जाएंगे, ठीक है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, काम खत्म। ये देखिए, जब हम तुम मिल गए तो एक कांस्टेंट की चीज़ें आ जाती हैं, 12 आ जाती है, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत क्या है कि ये वेरिएबल होते रहेगा, ये पैसे बदलते रहेंगे, ये भी अकॉर्डिंगली बदलते रहेंगे, सो दैट कि दोनों का सम जो होगा वो 12 होगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल भी आ गए, लीनियर है, डिग्री 1 है, लीनियर है। अब मेरे कहने का सेंस ये है कि x और y बदलते रहते हैं और कांस्टेंट ये 12, जिसको हम c कहेंगे, किसी जगह पे आप देखिएगा इसको c लिख के देंगे, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? इस बात को आपको समझ लेने की ज़रूरत है। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका मतलब ये भी हुआ, जब आप इसका एक ग्राफ बनाओगे, साथ साथ हम लोग सब कुछ करते हुए चलते हैं, x, x डैश,
y और y डैश, ये 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब देखिए, अगर आप x के जगह 1 डालते हैं तो y के जगह क्या होगा, 11 हो जाएगा। x के जगह 1 तो y के जगह 11। आपके पॉकेट में 1 रुपया तो मेरे पॉकेट में 11 रुपया, तो x के जगह 1 तो y के जगह 11। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। इसको सीधा लाइन यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएगी। तो सिमिलरली दूसरा देखिए, x के पास अगर 6 तो y के पास भी 6, 3 4 5 6, तो y के पास भी 1 2 3 4 5 6। देखिए इस लेवल पे यहाँ चला गया। तो अगर आप इसको ऐसे मिला देते हैं, ये जो लाइन मिला ना वो इस इक्वेशन x प्लस वाई इजकल टू, यहाँ के ऊपर में लिख देते हैं x प्लस वाई इजकल टू 12 को रिप्रेजेंट करता है। 2 पॉइंट्स मिल गए, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, वो x प्लस वाई इजकल टू 12 को रिप्रेजेंट करता है, वो x प्लस वाई इजकल टू 12 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक लाइन आप खींच ली। अब आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट होंगे उस पर, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी। तो अभी आपके पॉकेट के पैसे और मेरे पॉकेट के पैसे वो पॉइंट होते हैं, इस लाइन के एक पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन के पॉइंट हैं वो। अब x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 10। सिमिलरली आप समझिए, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना 6 6 3 9, ये जो पेयर आप देख रहे हो 9 3 -1 13, ये सारे पेयर इस लाइन पर होंगे और ये लाइन तो कभी अंत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों साइड में रे होते हैं, दोनों साइड में एरो होते हैं, तो ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा जो होगा सॉल्यूशन चलता जाएगा, और इस तरीके के केस में ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन हमको देते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपके पास में 2 वेरिएबल हो, टेक केयर आई एम हेयर, अगर आपके पास में 2 वेरिएबल हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से, माइंड से पीछे की सारी चीज़ों को आप हटा दीजिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो और इक्वेशन एक ही हो, अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो, इक्वेशन एक ही हो, तो सॉल्यूशंस इन्फिनाइट होंगे, ठीक है। डिग्री एक हो, लीनियर इक्वेशंस हो, ठीक है, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और लाइन के सारे पॉइंट्स इसके सॉल्यूशन होंगे। अब आप देख सकते हैं, कोई भी ये मिल गया, ये भी इसका सॉल्यूशन है, और ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे डाल दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दीजिए, y पे जहाँ कटा y का वैल्यू उतना, x पे जहाँ कटा x की वैल्यू उतनी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगर आपको एक सवाल पूछ दे कि x इज इक्वल टू फाइंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये पूछ दिया आपसे कि फाइंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। चेक कर लेते हैं, x के जगह 2, y के जगह 3 इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 12, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम कह देंगे तुरंत कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 जो है वो सॉल्यूशन नहीं है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का। मतलब आपके पॉकेट में 2, मेरे पॉकेट में 3 अगर हो तो क्या 12 हो जाएंगे? हाँ, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं, नेवर, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इस लाइन पर भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 यहाँ, x इज इक्वल टू 3 यहाँ, ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, इस लाइन पे नहीं हुआ ना, नहीं होगा। मतलब साफ है, अगर लाइन पर है तो सॉल्यूशन है, अगर लाइन पर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS होता है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने देखा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के पेयर में नहीं गए, अभी हम पेयर, मैंने पढ़ा था क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ेंगे, वो तो पेयर में नहीं गए हैं। अभी हम लीनियर इक्वेशन भी है, 2 वेरिएबल भी है, वो भी पढ़ लिया, और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस उसके होते हैं वो भी मैंने पढ़ा, ठीक है। ये चीज़ों को हम जानने की कोशिश किए, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे वो भी हम लोगों ने देख लिया। इसी का अगर हम लोग यह चाहें, आपके पास में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ गया, x आप हो, y मैं हूँ, यानी आप और मैं इज इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल दे
कि दोनों के पॉकेट में जितने भी पैसे हैं दोनों को मिलाने से 12 हो जाता है, और आपके एक्स के पास वाई से 2 रुपया ज़्यादा है, हो गया। यानी एक्स के पास, आपके पास मेरे से 2 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। अब आप बताइए, आपको दो चीज़ें मिल गई। एक तो मिल गई दोनों के पॉकेट के पैसे मिला के 12 होते हैं, और आपके पास मेरे से 2 रुपये ज़्यादा हैं। दो शर्त याद रखना। अगर देखिए आपके पास अगर 2 रुपये तो मेरे पास 10 रुपये, 12 हो गए। लेकिन यहाँ पे वो दूसरी वाली जो शर्त है उसको तो फुलफिल नहीं कर रही है ना। पहली वाली शर्त को पूरा कर लिया कि दोनों के पॉकेट से मिला के 12 रुपीज़ होंगे, लेकिन एक और शर्त थी ना कि आपके पास मेरे से 2 रुपया ज़्यादा है, नहीं पूरा हुआ। ठीक है, इसको 4 कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8, नहीं हुआ पूरा, फिर भी ये ज़्यादा नहीं है। इसको कर देते हैं 6 और यहाँ पे 6, नहीं हुआ पूरा। इसको कर देते हैं 8 और यहाँ पे हो गया 4, 8 4 12, फिर भी पूरा नहीं हुआ। अब देखिए ये बड़ा तो हुआ लेकिन 4 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 7 हो और मेरे पास 5 हो, 7 और 5 12 हो गया, दोनों पॉकेट में दोनों का सम जो है 12 हो गया, और आप हमसे 2 ज़्यादा हो गए। यानी दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन, यही वो यूनिक सॉल्यूशन है जो मुझे चाहिए और जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या था? आप अपने पॉकेट से सारे पैसे निकालो, मैं अपने पॉकेट से सारे पैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड मीन्स जोड़, ऐड करने के बाद 12 रुपीज़ हो जाने चाहिए। हाँ, वो तो हर केस में हो रहा था जो भी मैंने ऊपर किया। तो चलो, यानी हर केस उसको फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सेकंड बोल रहा है कि आपके पास मेरे से 2 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। तो 2 10 में भी नहीं आया, 4 8 में भी नहीं आया, 6 6 में भी नहीं आया, 8 4 में भी वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ, 7 5 में पूरा हो गया। यानी 7 5 ये एक ऐसा सॉल्यूशन निकला जिसमें पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों फुलफिल हो गया, और ये हो गया दोनों का सॉल्यूशन। ऊपर वाले सारे फर्स्ट का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला है ये दोनों इक्वेशन को साथ साथ कंप्लाई कर देता है। ठीक है, दोनों का साथ साथ सॉल्यूशन हो गया। तो अब आप देखिए x + 5 7 और 5 लेते हैं तो हो जाता है। तो एक इक्वेशन ये था, इसी को दूसरा इक्वेशन में ये लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास जो पैसे हैं x, आपके पास जो पैसे हैं वो मेरे पास जो पैसे हैं उससे 2 ज़्यादा हैं। आपके पास जो पैसे हैं, ऐसे ही इक्वेशन लिखते हैं, आपके पास जो पैसे हैं मेरे पास जो पैसे हैं उससे 2 ज़्यादा हैं। यानी कि हमारे पास कम पैसे हैं, उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपके बराबर हो जाएंगे, हो गया बराबर। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिए उसी ग्राफ में, जो ग्राफ हम लोगों ने ऊपर बनाया था, तो इसको भी देखिए। यानी x = अगर 1 डालते हैं, y = अगर 1 डालते हैं तो x = 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बना लेते हैं x y = अगर मैंने 1 डाला तो x = 3, y = अगर 2 डाला x = 4, ठीक है, और y = अगर मैं -1 डाला, y = अगर -1 डाला, देखिए -1 + 2 तो हो जाएगा 1। अब इसको देखिए ऊपर डालते हैं, x और y का कॉम्बिनेशन क्या, 3 1। देखिए x है 3, y है 1, यहाँ पे कटिंग हुआ। ठीक है, अगला है x है 4 और y है 2, x है 4 1 2 3 4, x है 4 y है 2। देखिए यहाँ पे हुआ। अब आप समझ सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आपको मिल गया, आप ये 2 पॉइंट को लेके अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो आगे उस लाइन को कट करेगी, अब आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे वो कट करता है, देखिए यहाँ तक 4 हुआ था, 3 4 5 6 7, x पे यहाँ से जो आप देखिएगा तो ये यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 5 होगा, ये पॉइंट 7 5 है। इसका मतलब है कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, द पॉइंट, टेक केयर, द पॉइंट वेयर बोथ द लाइन्स कट ईच अदर, ठीक है, दैट पॉइंट जो है वो पॉइंट, उसको कह सकते हैं आप द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जो होगा वही कहलाता है सॉल्यूशन
ठीक है, फॉर बोथ द इक्वेशंस। क्लियर, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूछ सकते हैं कि सर कहीं ऐसा है क्या, ये पॉसिबल है क्या कि किसी भी केस में दो लाइन जब हम लोग ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे को कट ही करें। यहाँ पे अब तीन बातें होंगी, ये समझने की चीज़ है कि अगर आपको इक्वेशन देता है, दो इक्वेशंस आपके पास में है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन अगर आपके पास में है तो तीन बातें क्या क्या होगी। पहली बातें इफ कट्स, क्या कट्स, तो इफ लाइन, ठीक है, लाइंस कट ईच अदर, अगर लाइन जो है वो एक दूसरे को कट करे, ऐसे कट कर दिया, एक पॉइंट पे कट किया, ऑफ कोर्स लीनियर इक्वेशन है, लाइन है, एक पॉइंट पे कट किया, तो क्या हो सकता है। दूसरा इफ लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, यानी लाइन कभी भी कट नहीं किया, लाइन कभी भी कट नहीं किया, ये दोनों बस चलते चले गए, चलते चले गए, कह सकते हैं आप समुद्र के किनारे की तरह जो कि कहीं नहीं मिलते हैं, इस तरीके का आप चलते चले गए। तीसरा हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ही हो, दोनों लाइन एक दूसरे पे ही हो, कोइंसाइड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगी। यही तो तीन बातें हो सकती हैं, और कुछ अगर आपके दिमाग में होता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो तीन बातें होंगी उसको हमको समझने की ज़रूरत है कि अगर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करी, ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ गया हूँ, अगर वो लाइन एक दूसरे पे कट करता है तो उसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन होंगे, उसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, इसको कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस का लाएंगे, ठीक है। दूसरा होगा कि दोनों पैरेलल जा रहा हो, तो क्या पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट करती है, कभी कट नहीं करती है, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि पैरेलल लाइन जो होगा वो कभी भी कट नहीं करेगी एक दूसरे को, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और एक केस हो सकता है जबकि लाइन एक दूसरे के ऊपर में चली जाए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से वो जा रही है, तो इस केस में होगा मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यानी हर एक पॉइंट ही उसका सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। इस केस में डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट, यानी कोइंसाइड हो गया है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है, और ये कहलाते हैं इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन अगर होंगे तो इसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और ये हो गया कंसिस्टेंट, ये हो गया इनकंसिस्टेंट, ये हो गया डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ें, ये कुछ वर्ड्स जो हैं इसको ध्यान रखना है। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब कंसिस्टेंट होंगे। यहाँ पे लिखे हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो आगे की चैप्टर पढ़ेंगे वो सब में यूनिक सॉल्यूशन की ही बात होगी। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगी जबकि कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग होगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर बहुत सारे पॉइंट पे कट करेंगे, बहुत सारे पॉइंट मतलब पैरेलल अगर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहलाते हैं, कोइंसाइड कर जाता है। और अगर पैरेलल हो, कहीं कट ही नहीं करे, तो नो सॉल्यूशन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सिंपल सा चीज़ देखिए, बचपन में हम लोग एक सवाल करते थे, ठीक है, और उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो कैसे रियल लाइफ में हम लोगों का लीनियर इक्वेशंस जो है वो काम करता है इन टू वेरिएबल्स। जैसे क्वेश्चन है कि 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। आई वॉज, ये जो है राम बात कर रहा है, राम टेल्स
हिज डॉटर। राम जो है वो अपने डॉटर को बोल रहा है 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। 7 साल पहले हम आपसे 7 गुना ज़्यादा बड़े थे, 7 गुना बड़े थे, तभी आप जितने साल के थे। ये बात तो क्लियर, यू वेयर देन, ये क्लियर हो गई। ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, ये चीज को बस समझना है। ये समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा लीनियर इक्वेशन को पकड़ना कैसे है। सवाल साफ है, एक राम है, एक डॉक्टर है। ठीक है, तो एक राम आर, एक डॉक्टर डी। मान लिए कि एज जो है राम का आज के डेट में आर है और डॉक्टर का डी है एज। ठीक है, बोलता है कि 7 years बिफोर, आप सोचिए आज आप 14 years के हो, तो आज से 7 साल पहले आपकी एज क्या थी, क्या हुई होगी। आज से 7 साल पहले 2020 में आप 14 के हो, तो आज से 7 साल पहले यानी 2013 में आप कितने के थे, तो 14 - 7। सिमिलरली 7 years बिफोर, 7 years बिफोर बोलिए, एगो बोलिए, जो भी, R - 7 और ये होगा D - 7। क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर, यानी R - 7 जो है ये 7 times है किसके, डॉक्टर के एज के। एक इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, हो गया, इक्वेशन मिल गया। अगला बोलता है कि और ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now क्या होगा, R+3। आज से 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, R+3, D+3, तो 3 times हो गया। अब अगला सवाल लिखा हुआ है कि shall be 3 times as old as you will be, जो आप 3 साल बाद होंगे उससे हम 3 times होंगे, तो इज इक्वल टू 3 × D+3 हो गया। सवाल आपका खत्म। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों आपके पास में आ गया है। अब आप बनाइए कि रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो R - 7 इज इक्वल टू 7D प्लस ये 7D माइनस 7 × 7 49। ठीक है, तो R - 7 - 7D इज इक्वल टू -49, तो R - 7D इज इक्वल टू -49 + 7 इज इक्वल टू -42, यानी R - 7D इज इक्वल टू -42। एक इक्वेशन आपके पास में आ गया। दूसरा इक्वेशन यहाँ से आता है R+3 इज इक्वल टू 3D + 9 और R - 3D इज इक्वल टू 9 - 3 और R - 3D इज इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आपको बोलेगा कि रिप्रेजेंट करने, तो बस आपने 2 इक्वेशंस निकाल दिए। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। 2 इक्वेशंस आपने निकाल दिए, बस आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट चैप्टर के लिए। कि आप इसको बताइए, है ना इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब अभी जो मैं बताया था फर्स्ट ग्राफिकल हिसाब से, तो आप ग्राफिकल मेथड से इसको बना सकते हैं कि D का वैल्यू आप 1 2 3 4 पुट करते जाइए, बदले में R का वैल्यू आ जाएगा, उससे एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। फिर R का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते जाइए, आप D का वैल्यू आ जाएगा, या D का पुट कीजिए, R का वैल्यू आप किसी का पुट करके किसी और का निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। दोनों ग्राफ जहां कट करेंगे वही दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा। ये तो एक तरीका हुआ, ये एक तरीका हुआ। इसमें आपको अगर सवाल पूछ दे कोई कि अच्छा बताइए कि राम की एज 4 साल और डॉक्टर की एज 3 साल हो सकती है क्या, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। राम की एज 4 साल, डॉक्टर की एज 3 साल, 3 × 3 तो 4 - 9 - 5 हो रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS हुआ ही नहीं, तो नहीं हो सकती है। मान लीजिए इसमें हो जाती, अगर इसको सेटिस्फाई कर देता, सपोज अगर सेटिस्फाई कर देता, तो फिर उसी डिजिट को मैं यहाँ लाता,
यहाँ पे चढ़ाता इस तराजू पे, मैं देखता अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब उसको पहले कर चुका है, इसको अभी किया, इसका मतलब है कि वही सॉल्यूशन है। नहीं किया तो वो पहले वाले का तो सॉल्यूशन था बट दूसरे वाले का नहीं है। और जब कोई सवाल पूछता है तो इसमें इसका मतलब होता है कि उसमें दोनों का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बताएंगे कि इसको आप और भी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्द आपके पास आएंगे। ओके, शुक्रिया।